Back to our channel. I'm Simran from Sampan as Fagwara. Today, everyone, we are going to discuss the reading The Story of the Silk. So, without any delay, let's get started with our reading explanation. The first question category here is note completion. We have one words limit here. Question is early silk production in China. So, around 3000 BC, according to legend, silkworm cocoon fell into Emperor Wife's dash. So, 3000 years पहले BC में एक लीजेंड थी, एक कहानी थी। वो कहानी क्या थी कि जो सिल्क वॉर्म कोकून था वो गिर गया था, जो एम्परर था, राजा था, उसकी वाइफ के किसी चीज में। आंसर फॉर दिस इज टी, कि उसकी वाइफ की टी में जो कोकून था वो गिर गया था। एवरीवन, हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में 3 नंबर लाइन में हमें 3000 BC मिल जाएगा। अभी आपने रीड करना है जी लाइन नंबर 5 में, वहां पर लिखा है शी कलेक्टेड अ नंबर ऑफ कोकून्स। अभी शी है जी वो जो एम्परर की वाइफ थी वो। एंड सैट डाउन टू हैव अ रेस्ट, फिर उन्होंने क्या किया, वो बैठ गए रेस्ट करने के लिए। इट जस्ट सो हैपेंड दैट वाइल शी वॉज सिपिंग सम टी, वन ऑफ द cocoons दैट शी हैड कलेक्टेड लैंडेड इन द हॉट टी। जब वो चाय अपनी पी रही थी, सिप कर रही थी, सो उस टाइम क्या हुआ, एक कुकून उसकी चाय में, गर्म चाय में लैंड कर गया। दैट मीन्स की कुकून क्या हुआ था, कुकून उसकी चाय में गिर गया था। क्योंकि हमारा वन वर्ड का आंसर है, वन वर्ड की लिमिट है, सो हम हॉट टी तो लिख नहीं सकते, हमारा आंसर आना था सिर्फ टी। Let's everyone move to the second question. Second question here is emperor's wife invented a dash to pull out silk fiber. जो emperor की wife थी उसने कुछ बनाया था, कुछ invent किया था ताकि हम silk को pull कर सके, निकाल सके। आंसर फॉर दिस इज रील, उसने रील बनाई थी। अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन में जाना है आपने, वहां पर लिखा है शी ऑल्सो डिवाइज्ड। एवरीवन, डिवाइस का मतलब जी इन्वेंट करना। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड अ स्पेशल रील। उन्होंने एक स्पेशल रील इन्वेंट की थी टू ड्रॉ द फाइबर्स फ्रॉम द कुकून। सिल्क को कुकून में से निकालने के लिए उन्होंने एक रील बनाई थी। तो यहां से हमारा आंसर आ गया जी सेकंड का रील। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओनली डैश वर अलाउड टू प्रोड्यूस सिल्क। उस टाइम में कोई बंदा सिल्क प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन सिर्फ वो ही कर सकता था। हमने बताना वो कौन था। आंसर फॉर दिस इज वेमेन। वेमेन ही सिर्फ सिल्क को प्रोड्यूस कर सकती थी। एवरीवन, सेकंड पैराग्राफ में मूव कीजिए। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ओरिजिनली सिल्कवॉर्म फार्मिंग वाज सोली रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन। कि सिल्कवॉर्म की फार्मिंग हो सकती है, हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सोली सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, वो विमेन। सो यहां से हमारा आंसर आ गया जी विमेन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओनली डैश वर अलाउड टू वेयर सिल्क। अभी सिल्क कौन सिर्फ पहन सकता था, रॉयल्टी, जो राजे महाराजे थे सिर्फ वही सिल्क पहन सकते थे। एवरीवन, इसकी लोकेशन भी हमें वहीं से मिल रही है जी। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन रीड कीजिए। सिल्क क्विकली ग्रू इनटू अ सिंबल ऑफ स्टेटस। वो एक स्टेटस बन गया। एंड ओरिजिनली ओनली रॉयल्टी वर एंटाइटल्ड टू हैव क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क। कि सिर्फ जो रॉयल्टी थी वो ही जो सिल्क के क्लोथ थे वो पहन सकते थे। सो आंसर फॉर दिस इज फोर्थ इज रॉयल्टी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सिल्क यूज्ड इज अ फॉर्म ऑफ डैश। सिल्क को हम किसी की फॉर्म में भी यूज करने लग पड़े थे। आंसर इज करेंसी। हम सिल्क को करेंसी की जैसे यूज करते थे। इसकी लोकेशन आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगी लाइन नंबर 5 में। यस, जहां पर लिखे 206 BC 220 AD। सिल्क वॉज सो प्राइस, सिल्क बहुत महंगा था, दैट इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन अ यूनिट ऑफ करेंसी। सो सिल्क को कैसे यूज किया जाता था, एज अ यूनिट ऑफ करेंसी यूज किया जाता था। सो यहां से हमारा आंसर आ गया कि कैसे, किस फॉर्म में यूज किया हमने, करेंसी की फॉर्म में यूज किया। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन, 6 में मूव कीजिए। अभी है फार्मर टैक्सेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिल्क को हम बहुत सारे पर्पसेस के वास्ते यूज करते थे। एविडेंस फाउंड ऑफ डैश मेड फ्रॉम सिल्क। कि सिल्क का हम कोई चीज बनाते थे, हमें एविडेंस मिले कि हमने कोई चीज बनाई थी, वो सिल्क की बनी हुई थी 168 AD में। आंसर इज पेपर। पेपर बनाया था हमने 168 AD में सिल्क का। इसकी लोकेशन भी हमें सेकंड पैराग्राफ में मिल रही है। सेकंड पैराग्राफ में नीचे से थर्ड लाइन एवरीवन, वहां पर गिवन है सिल्क वॉज ऑल्सो यूज एज डिप्लोमेटिक गिफ्ट। गिफ्ट की जैसे हम यूज करते थे बाय एम्परर। फिशिंग लाइन्स, बो स्ट्रिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड पेपर वर ऑल मेड यूजिंग सिल्क। ये सारी की सारी चीजें किसको यूज कर बनी थी, सिल्क को यूज कर। ये देखो भी, फिशिंग लाइंस भी हमारा टू वर्ड है, बो स्ट्रिंग्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तो सारे क्या हो गए हमारे टू वर्ड। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। उन्होंने बोला कि कोई चीज थी जो सिल्क से बनी थी। अभी क्या सिल्क से बना था,
पेपर भी सिल्क से बना था, लेकिन हम इसमें से कौन सा आंसर है, हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ सिल्क पेपर बीइंग यूज्ड वाज डिस्कवर्ड इन टूम। सो हमने जो एक टॉम था, टूम थी जो, उसमें हमने देखा कि सिल्क पेपर भी यूज हुआ जाता है, और 168 एडी के अराउंड वो यूज हुआ था। सो हमने क्या बनाया था 168 एडी में सिल्क का, दैट वाज अ पेपर। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी, सिक्स का पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज सिल्क रीचेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिल्क फैल गया। मर्चेंट्स यूज्ड सिल्क रोड टू टेक सिल्क वेस्टवर्ड, मर्चेंट्स ने क्या किया, सिल्क को वेस्ट की तरफ लेकर गए। ब्रिंग बैक डैश एंड प्रेशियस मेटल्स, फिर वो कोई चीज लेकर आए, उसके साथ साथ प्रेशियस मेटल्स भी लेकर आए। तो हमने बताया कि कौन सी चीज को वो वापस लेकर आए थे, आंसर इज वूल, वूल को लेकर आए थे। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर थर्ड पैराग्राफ में ना हमने रीड करना है जी फर्स्ट लाइन से, डिमांड ऑफ दिस एक्सोटिक फैब्रिक इवेंचुअली क्रिएटेड अ लुक्रेटिव ट्रेड रूट नोन एज सिल्क रोड। सो सिल्क रोड की बात हो गई थी। टेकिंग सिल्क वेस्टवर्ड, वो वेस्ट की तरफ जा रहे थे। ब्रिंगिंग गोल्ड सिल्वर एंड वूल टू द ईस्ट, उन्होंने गोल्ड भी लेकर आए, वो सिल्वर भी लेकर आए। गोल्ड और सिल्वर अभी हमारे पास क्या है, प्रेशियस मेटल्स है ना, वूल लेकिन मेटल नहीं है, दैट मीन्स कि प्रेशियस मेटल के साथ साथ वो क्या लेकर आए, वो लेकर आए थे वूल। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया सेवेंथ का वूल। क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन, एट्थ क्वेश्चन हियर इज 55080 dash hide silkworm eggs in canes and take them to Constantinople। सो यहाँ पर क्या है, जो कोई इंसान था जिसने सिल्कवॉर्म के एग्स को छुपा दिया था, किसने छुपा दिया था जी, मॉन्क्स ने छुपा दिया था। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन द फर्स्ट पेज लास्ट सेकंड पैराग्राफ लाइन नंबर 4 में, वहां पर गिवन है 330145 एडी अकॉर्डिंग टू अनदर लीजेंड। अभी हमारे पास एक और स्टोरी आ रही है, monks working for the Byzantine emperor Justinian smuggle silkworm eggs। जो monks थे जो इस पर्टिकुलर emperor के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने स्मगलिंग की थी, उन्होंने चोरी छुपे वो लेकर गए थे, क्या, एग्स लेकर गए थे। सो कौन था वो, monks थे ना। सो यहाँ से हमारा आंसर 8 का आ गया जी, monk। क्वेश्चन नंबर 9, 20th century dash and other man-made fibers cause decline in silk production। एक तो कोई चीज थी और हमने और भी ह्यूमन के बने हुए फाइबर्स थे जिसकी वजह से सिल्क प्रोडक्शन कम होगी। आंसर फॉर दिस इज नायलॉन। नायलॉन के साथ साथ और बहुत सारे फाइबर्स है जिसकी वजह से सिल्क की प्रोडक्शन खत्म ही होगी। एवरीवन सेकंड पेज पर मूव कीजिए, लास्ट पैराग्राफ हमारे पास गिवन है, आपने लाइन नंबर 3 से रीड करना है। इन द 20th सेंचुरी न्यू मैन मेड फाइबर, इसकी बात हो गई थी एवरीवन क्वेश्चन में, सच इज नायलॉन। नायलन started to be used in what had traditionally been silk products, कि जो सिल्क प्रोडक्ट्स हम पहले यूज करते थे उसकी जगह पर हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, नायलन। मैनमेड फाइबर तो ऑलरेडी गिवन था, यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, नायलन। उन्होंने बोला बाकी मैनमेड फाइबर के साथ साथ हमने और क्या यूज किया था, हमने यूज किया था जी नायलन, क्योंकि वो इसकी एग्जाम्पल थी। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी हियर इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, गोल्ड वॉज मोस्ट वैल्यूएबल मटीरियल ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द सिल्क रोड। इस सिल्क रोड के आसपास जो गोल्ड था वो हमने सबसे ज्यादा महंगा मटीरियल ट्रांसपोर्ट किया था। आंसर फॉर दिस इज फॉल्स, कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी क्यों नहीं है एवरीवन। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी फर्स्ट पेज पर, जो आपको डिमांड फॉर द एग्जॉटिक फैब्रिक वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपने रीड करना जी लाइन नंबर 2 से। वहां पर लिखा था कि हमने गोल्ड सिल्वर और वूल वहां से लेकर आए थे। इट वॉज नेम्ड सिल्क रोड, इसको नाम क्या दिया गया था, सिल्क रोड दिया गया था। आफ्टर इट्स मोस्ट प्रेशियस कॉमोडिटी, किसको नाम सिल्क रोड दिया गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही महंगी एक सामान जाती थी, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी वर्थ मोर देन गोल्ड। क्योंकि वहां पर हम सिल्क को ट्रांसपोर्ट करते थे, उस टाइम में ये सोचा जाता था कि गोल्ड से भी महंगा क्या है जी, सिल्क है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि नहीं, सिल्क जो गोल्ड था वो सबसे महंगी चीज हमने वहां पर बेची थी, नहीं एवरीवन, वहां पर सिल्क बेचा गया था जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल था उस टाइम में। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स गया। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट ट्रेड्समैन ओनली वेंट अलोंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ सिल्क रोड। ज्यादातर जो मर्चेंट्स थे, ज्यादातर जो ट्रेड्समैन थे, वो पर्टिकुलर थोड़ा सा ही रास्ता जो था उन्होंने सिल्क रोड का ट्रेवल किया था। आंसर फॉर दिस इज ट्रू। क्यों, उसी पैराग्राफ में हम मूव करते हैं, उसी पैराग्राफ में एवरीवन नीचे से सेकेंड लाइन ओके, फ्रॉम देयर द मर्चेंडाइज वाज शिप्ड अक्रॉस द मेडिटेरियन सी, फ्यू मर्चेंट, बहुत ही कम मर्चेंट, ट्रेवल द इंटायर रूट, बहुत ही कम मर्चेंट्स थे जिन्होंने सारा का सारा रूट ट्रेवल किया था। दैट मीन ज्यादातर लोगों ने सारा का सारा रूट ट्रेवल किया नहीं, ज्यादातर लोगों ने तो सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया वहां का ट्रेवल किया था। क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है
क्वेश्चन में भी मेंशन है कि हमने सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक रूट ही ट्रेवल किया है ज्यादातर लोगों ने। दिस इज ट्रू ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो उसका सारा का सारा सिल्क रोड ट्रेवल किया ही नहीं, सो सर्टेन सेक्शन ही ट्रेवल किया हुआ ना, सो आंसर हमारा आ गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, बाइजेटाइंस स्प्रेड द प्रैक्टिस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अक्रॉस द वेस्ट, कि जो बाइजेटाइंस थे वो ही थे जिन्होंने सिल्क प्रोडक्शन को वेस्ट की तरफ भी स्प्रेड कर दिया। आंसर इज फॉल्स, कि ऐसा नहीं है। लेट्स मूव एवरीवन। इसकी लोकेशन आपको लास्ट सेकंड पैराग्राफ में मिलेगी, लास्ट सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट पेज पर, लास्ट सेकंड पैराग्राफ की नीचे से थर्ड लाइन। ओके, द बाइजेटाइंस वर एज सीक्रेटिव एज चाइनीज, की जो बाइजेटाइन थे वो भी बहुत सीक्रेटिव थे, वो भी चाइनीज के जैसे किसी को कुछ बता नहीं रहे थे। हैवर एंड फॉर मेनी सेंचुरीज द वीविंग एंड द ट्रेडिंग ऑफ द सिल्क फैब्रिक was a strict imperial monopoly, और फिर उस टाइम में जो वो सिल्क बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, वो सारा का सारा एकदम वो छुपा कर बनाते थे, स्ट्रिक्ट था वो, उन्होंने अपना कंट्रोल जमाया था। देन इन द 7th century द अरब्स कॉन्कर्ड पर्शिया एंड कैप्चर्ड द मैग्निफिसेंट सिल्क इन द प्रोसेस। फिर जो अरब्स थे उन्होंने क्या किया, पर्शिया के ऊपर कॉन्कर किया, जीत ली, और फिर उन्होंने ही सारा का सारा जो ये था, ये अरब जो थे, इन्होंने अलग अलग जमीनों पर अलग अलग जगह पर जाकर सिल्क प्रोडक्शन के बारे में सारा का सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो फैलाई थी। दैट मीन्स कि वो बाइजेंटाइंस नहीं थे, वो थे अरब। सो यहाँ से हमारा आंसर 12th का कॉन्ट्रडिक्ट करके हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, सिल्क यार्न मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ सिल्क करंटली एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो बोल रहे हैं जो सिल्क यार्न है वो ही सबसे ज्यादा जो सिल्क है वो हम चाइना को चाइना से एक्सपोर्ट की जाती है। आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन एवरीवन। लास्ट पैराग्राफ में इसका जिक्र जरूर हुआ, लेकिन इसकी बात नहीं कि यही सब चीज है। कैसे, लास्ट सेकेंड लाइन से रीड करिएगा अगर आप, टुडे अराउंड 1 to 5,000 मीट्रिक टन्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ दैट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन चाइना, की इतनी सिल्क की जो प्रोडक्शन है वो चाइना में होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन किसके ऊपर है, हमें क्वेश्चन है जी सिल्क यार्न के ऊपर, कि मेजोरिटी ऑफ जो सिल्क है वो एक्सपोर्ट की जाती है, सिल्क यार्न जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, चाइना से एक्सपोर्ट की जाती है। सिल्क यार्न की एक्सपोर्ट की बात तो यहाँ से नहीं हुई ना, सो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन चला गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज एवरीवन, ग्रेट माइग्रेशंस। First question category that we have here is again true false not given. Question number 14 is, question number 14 now then is, local girls and migrating Arctic terns behave in the same way when offered food, कि जो local girls हैं और जो migrating Arctic terns है वो same way में ही behave करते हैं जब उनको खाना दिया जाता है। Everyone, इसका आंसर हमारा false है। क्यों? क्योंकि वो different way में behave करती थी। आप सभी को मूव करना है जी फर्स्ट पेज पर, जो आपका सेकंड पैराग्राफ है वहां पर आपको यहाँ पर आर्टिक टर्न का नेम मिलेगा। उन्होंने बोला कि 20,000 किलोमीटर की इनकी फ्लाइट होती है, ये साउथ की तरफ मूव करती हैं, साउथ अमेरिका से साउथ आर्टिक सर्कल की तरफ मूव करती हैं। विल टेक नो नोटिस ऑफ द नाइस स्मेलिंग हियरिंग ऑफर्ड फ्रॉम अ बर्ड वॉचर बोट अलोंग द वे। वो बोल रहे हैं जब ये पर्टिकुलर बर्ड उड़ रहा होगा, अगर कोई बोट से उनको फिश वगैरह कुछ अच्छा स्मेल करने वाला खाना भी अगर उनको देगा ना, वो उसको नोटिस ही नहीं करेंगे। जो आर्टिक टर्न है वो उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे। इसने ये क्या किया, आर्टिक टर्न ने उसको अवॉइड कर दिया। वाइल लोकल गर्ल्स विल डाई वोरेशियली फॉर सच हैंड आउट्स, दैट मीन्स कि जो लोकल गर्ल्स हैं वो क्या करेंगी, वो तो उस टाइम में डुबकी लगाएंगी और उस खाने को खाना स्टार्ट कर देगी। दैट मीन्स कि इन्होंने क्या किया, ये डिस्ट्रैक्ट हो गई, इन्होंने उनको खाना खाया लेकिन आर्टिक टर्न ने उसको अवॉइड किया था। दैट मीन्स खाना परोसते टाइम इन दोनों ने बहुत डिफरेंट वे में बिहेव किया। यहाँ से हमारा 14 का आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स किया। क्यों? क्योंकि वो बोले सेम वे में था, ये भी डिफरेंट वे था। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपर्ट्स डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन टेंड टू वेरी अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्टडी। जो एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन है कि माइग्रेशन कैसी होती है, वो डेफिनेशन चेंज होती रहती है जैसे जैसे वो अलग अलग एरियाज को स्टडी करते हैं। आंसर फॉर दिस इज ट्रू एवरीवन। इसकी लोकेशन हमें मिलती है जी पैराग्राफ 3 नंबर पैराग्राफ से। बट माइग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, माइग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट सा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बायोलॉजिस्ट मतलब साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स डिफाइन इट डिफरेंटली, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है डिपेंडिंग इन पार्ट ऑन व्हाट सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स दे स्टडी। जिस तरह के एनिमल को वो स्टडी करेंगे उस तरह की उसकी डेफिनेशन बन जाएगी। दैट मीन्स उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। सो यहाँ से 15 का आंसर बन गया हमारा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, very few experts agree that movement of aphids can be considered migration। बहुत ही कम एक्सपर्ट्स हैं ये जो इस बारे में अग्री कर रहे हैं कि जो एफिड्स की मूवमेंट है उसको हम माइग्रेशन कंसीडर करें। आंसर इसका नॉट गिवन है, क्योंकि एफिड्स की मूवमेंट की बात हुई है, एक्सपर्ट्स की इन मूवमेंट के ऊपर अग्री करने की, अग्री डिसअग्रीमेंट वगैरह की बात नहीं हुई, तो आंसर नॉट गिवन है इसका। क्वेश्चन नंबर 17,
एफिड्स जर्नी आर अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द लाइट दे परसीव, कि जैसे जो एफिड है उनकी जो जर्नी है वो चेंज हो जाती है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, जैसे वो लाइट को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जर्नी चेंज हो जाती है। आंसर इज ट्रू एवरीवन। ट्रू क्यों है जी? अभी जो डिंगल्स वाला पैराग्राफ है ना उसमें मूव कीजिए। डिंगल्स वाले पैराग्राफ में फर्स्ट पेज पर आपका लास्ट सेकंड पैराग्राफ होएगा, उसमें लाइन नंबर आपने रीड करना है जी 2 से। दे अलाउड फॉर द फैक्ट फॉर एग्जाम्पल एफिड्स विल बिकम सेंसिटिव टू ब्लू लाइट, ब्लू लाइट से वो सेंसिटिव है फ्रॉम द स्काई व्हेन इट्स टाइम टू टेक ऑफ इन देयर बिग जर्नी। सो जब वो ज़्यादा लंबा समय ट्रैवल करने वाले हैं उस टाइम वो ब्लू लाइट्स में उनको सेंसिटिव लगती है। सेंसिटिव टू येलो लाइट, वो येलो लाइट से भी सेंसिटिव है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टेंडर यंग लीव, जो छोटी छोटी लीव से रिफ्लेक्ट होती हैं उससे भी वो सेंसिटिव है। व्हेन इट्स एप्रोप्रिएट टू लैंड, सो उनको पता चल जाता है कि अभी उनको लैंड होना चाहिए। जब ब्लू लाइट आती है तब उनको पता चलता है कि अभी उनको उड़ जाना चाहिए। दैट मीन्स कि लाइट के अकॉर्डिंग वो अपनी जर्नीज को चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन क्या आया? हमारा आंसर आया ट्रू, कि जो जर्नी है वो अफेक्ट हो जाती है जैसे जैसे लाइट में चेंजेस आते हैं। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, Dingle's aim is to distinguish between the migratory behaviors of different species. डिंगल का एम ये है कि वो माइग्रेटरी बिहेवियर में डिस्टिंग्विश करे, डिफरेंस पता लगाए अलग अलग स्पीशीज का। आंसर इज फॉल्स। इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिलेगी सेम पैराग्राफ में नीचे से ना, आपको बस फोर्थ लाइन रीड करनी है। द वैल्यू ऑफ हिज डेफिनेशन डिंगल आर्ग्यूज इज दैट इट फोकसेस अटेंशन ऑफ व्हाट द फिनोमिनन ऑफ वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन शेयर विद द फिनोमिनन ऑफ एफिड्स। वो बोल रहे हैं कि एफिड और वाइल्ड बीस्ट में कौन सा जो फिनोमिनन है वो सेम है। दैट मीन्स वो डिफरेंशिएट तो इसमें कर नहीं रहा। देयरफॉर हेल्प गाइड रिसर्चर्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से रिसर्चर्स उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दैट मीन्स वो डिफरेंसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, वो जो सिमिलैरिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहा था। उसका मेन एम था सिमिलैरिटी वाला। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्री करके फॉल्स करा। क्वेश्चन नंबर 19 to 22 एवरीवन, हमें बस इन्फॉर्मेशन को मैच करना है। 19th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डिंगल माइग्रेटरी रूट्स आर लाइकली टू, कि डिंगल के अकॉर्डिंग जो माइग्रेटरी रूट्स है वो कुछ हो सकते हैं। आंसर इज जी, फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं। कैसे? अभी आपको पैराग्राफ नंबर ना 1 में मूव करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में। वहां पर सबसे पहले ना हमें डिंगल का नेम फोर्थ लाइन में मिला था, हमने अभी रीड करना है जी लाइन नंबर 5 में। वहां पर लिखा है मूवमेंट्स दैट कैरी एनिमल आउटसाइड फैमिलियर हैबिटेट, की एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो मूव करते हैं। दे टेंड टू बी लीनियर, कि उनकी जो मूवमेंट्स है वो कैसी होती हैं? वो लीनियर होती हैं, वो लाइन में होती हैं। नॉट जिगजैगी, वो जिगजैग मोशन में मूव नहीं करते, वो लीनियर मोशन में लाइन में ही मूव करते हैं। दैट मींस दे फॉलो द स्ट्रेट पाथ, राइट, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 19th का जी। क्वेश्चन नंबर 20th, टू प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एनिमल्स आर लाइकली टू, जब उन्हें माइग्रेशन के वास्ते प्रिपेयर होना है तो एनिमल कुछ करते हैं। आंसर इज सी, ईट मोर देन दे नीड फॉर इमीडिएट पर्पस, वो क्योंकि उन्होंने लंबा समय ट्रैवल करना होता है, सो वो उस समय के दौरान बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जितनी उनको ज़रूरत भी नहीं होती वो उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं। एवरीवन, क्वेश्चन इसकी 20th की लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए, जिगजैग के बाद ही आप रीड करिए। दे इन्वॉल्व स्पेशल बिहेवियर कंसर्निंग प्रेपरेशन के वास्ते उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। सच एज ओवर फीडिंग, वो ज्यादा खा लेते हैं, ओवर फीड करते हैं। दैट मीन्स उन्होंने ज्यादा खाना खाया ना प्रेपरेशन के दौरान ही। तो यहाँ से हमारा 20th का आंसर एवरीवन आ गया, दैट इज नथिंग एल्स देन सी। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग माइग्रेशन एनिमल्स आर अनलाइकली टू, सो जब वो माइग्रेट कर रहे हैं एनिमल्स उस टाइम में कुछ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आंसर इज ए, बी डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज। जब वो माइग्रेशन कर रहे हैं जो एनिमल्स हैं, चाहे उनकी लाइफ में चाहे उनके रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें हैं वो उनसे हटते नहीं हैं, डिस्करेज नहीं होते हैं। अभी इसकी लोकेशन एवरीवन हमें मिल रही है जी अगेन इन फर्स्ट पैराग्राफ में आपने नीचे से सेकेंड लाइन में रीड करना है। वहां पर ग्रेटर मिशन की बात हुई है, विच कीप्स देम अनडिस्ट्रैक्टेड बाय टेम्पटेशन, वो टेम्प्ट भी नहीं होते, मतलब उनको चाहे वो अच्छा सा खाना दे दे फिर भी वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एंड अनडेटर्ड का मतलब होता है अनस्टॉप्ड बाय चैलेंजेस, और उनके रास्ते में जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाए वो उससे भी स्टॉप नहीं होते। दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। अनलाइकली क्या है? कि वो चैलेंजेस की वजह से रुक जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ये बहुत ही कम है। एनिमल्स आर अनलाइकली टू बी डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज। हमारा आंसर आ गया ए इसका। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। अभी 21 का ना आपको आंसर ये भी लग सकता था, इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि वो तो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है अनलाइकली, दैट मीन्स वो नहीं करेंगे।
अगर हमारा आंसर इसका ई आता, अनलाइकली टू इग्नोर डिस्ट्रैक्शन, मतलब फिर तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तो डिस्ट्रैक्ट हो नहीं रहे थे, वो तो हर चीज को अवॉइड कर रहे थे। सो अनलाइकली टू बी डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज, हमारा आंसर ए आ रहा है 21 का। 22 की तरफ मूव कीजिए। आर्टिक टर्न्स इलस्ट्रेट माइग्रेटिंग एनिमल्स एबिलिटी टू। सो आर्टिक टर्न ने माइग्रेटिंग एनिमल्स की एबिलिटी को शो किया। टू आंसर इज इग्नोर डिस्ट्रैक्शन। आर्टिक टर्न्स में ये एबिलिटी है कि वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सकती हैं। कैसे? आर्टिक टर्न के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो जब उनको खाना दिया जाता था, वो उस खाने को भी नोटिस नहीं कर रही, उसको अवॉइड कर रही है ना, चाहे जितना मर्जी वो नाइस स्मेल कर रहा हो, लेकिन आर्टिक टर्न ने क्या किया, उसको अवॉइड किया। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, उन्होंने ऐसी एबिलिटी शो की, वो जो थी, जो वो इग्नोर कर पाते थे डिस्ट्रैक्शंस को, वो वाली एबिलिटी शो की। सो इसका आंसर हमारा आ गया ई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। यहाँ पर हमारे पास है जी ब्लैंक्स, हमने समरी को कंप्लीट करना है। हमारे पास 1 वर्ड की लिमिट है। हमारा जो क्वेश्चन की हेडिंग है वो है माइग्रेशन ऑफ फ्रॉग हॉर्न्स। हमने पहले देखना था फ्रॉग हॉर्न की बात कहाँ पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या है, फ्रॉग हॉर्न्स रिलाई ऑन देयर आईसाइट। वो एक तो अपनी आईसाइट, अपनी विजन के ऊपर फोकस करते हैं, डिपेंड करते हैं, इसके साथ साथ किसी और चीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आंसर इसका है जी स्पीड। स्पीड के ऊपर भी वो डिपेंड करते हैं। फ्रॉगहॉर्न की बात आपको फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें होनी स्टार्ट हो गई थी। अभी हमने रीड करना है जी नीचे से सेकेंड लाइन में। फ्रॉगहॉर्न डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है रिलाय करना, डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन मतलब देखना, वो जैसे आईसाइट उनकी है उसके ऊपर, इसके साथ साथ किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी इसका 23 का स्पीड। क्वेश्चन नंबर 24 एवरीवन। 24 इज पॉपुलेशन समर हैबिटेट इज अ नेशनल पार्क। समर्स में तो नेशनल पार्क में रहते हैं, एंड देयर विंटर होम इज ऑन द प्लेन्स। और वो विंटर में कहाँ पर रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं। सेम पैराग्राफ में मूव कीजिए सभी। सेम पैराग्राफ में अगर आप रीड करना स्टार्ट कीजिए ना, लाइन नंबर 2 में आपको समर्स की बात होगी। समर्स में वो नेशनल पार्क में रह रहे थे, और जैसे जैसे समर्स में समर्स थे, वो फिर माउंटेन्स की तरफ मूव किए, रिवर के अक्रॉस, फिर वो प्लेन्स की तरफ जाने लग पड़े। हेयर दे वेट आउट द फ्रोजन मंथ्स। फिर जब वो विंटर का पीरियड होता है, वो कहाँ पर वेट करते हैं, प्लेन्स में वेट करते हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 24 का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 एवरीवन। However, their route between these two areas contain 3 dash। लेकिन जो उनका रास्ता है इन दो एरियाज में, वहां पर कोई चीज है, हमने बताना कि वहां पर 3 चीजें क्या है। आंसर इज बॉटलनेक्स। वहां पर बॉटलनेक्स है। कैसे इसकी लोकेशन आपको मिलेगी, वहीं से अगर आप थोड़ा सा रीड करना, जो प्लेन्स वाला है उसके बाद ही वहां पर लिखा है, वहां पर वो फ्रोजन मंथ्स अपने स्पेंड करते हैं, फीडिंग मेनली ऑन सेक ब्रश ब्लोन क्लियर ऑफ स्नो। दीज प्रोगहोन्स आर नोटेबल फॉर इनवेरिएसीज ऑफ देयर माइग्रेशन रूट एंड सिविरिटी ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन एट 3 बॉटल नेक्स्ट। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था हमारे पास 3 कोई चीजें हैं, क्या हमारे पास 3 थी, 3 हमारे पास बॉटल नेक्स थी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी बॉटल नेक्स। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज वन प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होम्स। हम नए घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन अ नैरो डैश। कोई पतली सी जगह में हम बना रहे हैं जो नैरो लैंड है प्रॉगहॉर्न के रूट में। सो हमने बताना कि हम वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाउसेस। कहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आंसर इसका कॉरिडोर भी आ सकता है, पैसेज वे भी आ सकता है। एवरीवन सेकंड पेज पर मूव कीजिए, फर्स्ट नंबर लाइन से रीड कीजिए। एट वन ऑफ द बॉटलनेक्स, एक बॉटलनेक्स में फॉरेस्टेड हिल्स राइज टू फॉर्म अ वी। जो हिल्स है वो वी शेप ले लेती हैं, दैट मीन्स कि वो छोटी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, नैरो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, लीविंग अ कॉरिडोर ऑफ ओपन ग्राउंड। फिर वहां पर सिर्फ एक कॉरिडोर सा बच जाता है, ओनली अबाउट 150 मीटर्स वाइड, फिल्ड विद प्राइवेट होम्स। वहां पर क्या होते हैं जी, घर होते हैं। दैट मीन्स वहां पर क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं, कॉरिडोर में। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉरिडोर भी आ सकता है। इवन आपका यहाँ से आंसर पैसेज वे भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर लिखा उन्होंने थ्रेटनिंग टू चोक ऑफ देयर पैसेज वे। दैट मीन्स कि वहां का जो पैसेज वे है वो क्या है, घुटमा घुटमा है, नैरो सा है। सो यहाँ से हमारा आंसर पैसेज वे भी जो है वो आ सकता है। लेट्स एवरीवन मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। जो हमारा नेक्स्ट पैसेज है दैट इज preface to how the other half thinks and adventures in the mathematical reasoning। सो जो हमारी सबसे फर्स्ट कैटेगरी एवरीवन है, वो हमने बताना कि कौन से पैराग्राफ में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और हम एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते थे। सो द क्वेश्चन नंबर 27 हियर इज a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge। कि उन्होंने हमें कुछ बुक्स के बारे में रेफरेंस की है, जिससे ये पता चल रहा है उन बुक्स में क्या है, लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। दैट मीन्स कि मैथमेटिकल नॉलेज है ही नहीं उन बुक्स में। आंसर इसका है जी डी पैराग्राफ में। एवरीवन लेट्स मूव टू डी पैराग्राफ।
डी पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए ना, आपको फर्स्ट लाइन से आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर लिखा है जी, अदर साइंटिस्ट हैव रिटन बुक्स, बाकी साइंटिस्ट ने भी बुक्स लिखी हैं, टू एक्सप्लेन देयर फील्ड्स टू नॉन साइंटिस्ट, वो उस उन इंसानों को अपनी फील्ड के बारे में समझा रहे हैं जो साइंटिस्ट है नहीं, जो तो कॉमन इंसान है, बट हैव नेसेसरली हैड टू ओमिट द मैथमेटिक्स। ओमिट का मतलब होता है जी एवरीवन, बाहर निकाल देना। उन्होंने अपनी बुक्स में से मैथ्स को ही बाहर निकाल दिया। अगर मैथ्स को बाहर निकाल दिया दैट मीन्स कि क्या होएगा, यहाँ पर मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज है। कौन से पैराग्राफ में? डी पैराग्राफ में। यहाँ से हमारा आंसर 27 का क्या आ गया जी? डी। क्वेश्चन नंबर 28, अ वे इन विच दिस इज नॉट अ टिपिकल बुक अबाउट मैथमेटिक्स, कि ये बुक नॉर्मल सी कॉमन सी बुक नहीं है, बाकी बुक्स के जैसी ये बुक नहीं है। एवरीवन बी पैराग्राफ में इसका आंसर है, क्योंकि बी पैराग्राफ में लिखा था कि ये बुक काफी यूनिक है। कैसे? आपको यहाँ पर उन्होंने पहले बताया कि हमारी बुक जो है वो डिफरेंट है, ये रीडर्स को अपॉर्चुनिटी देती है, वो मैथ्स को एंजॉय कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी डिस्कवरीज है, हमने उसकी रीजनिंग भी बताई है। फिर लाइन नंबर 3 में बी में लिखा है, इन दैट रिस्पेक्ट दिस बुक डिफर्स फ्रॉम द मोस्ट बुक्स, की ज्यादातर बुक से ये बुक्स क्या है? डिफरेंट है। दैट मीन्स कि ये टिपिकल जो कॉमन बुक है वो नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट बुक है। बी पैराग्राफ में इसकी बात हुई थी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 28 का बी। एवरीवन क्वेश्चन नंबर 29, पर्सनल एग्जांपल्स ऑफ बीइंग हेल्प बाय मैथमेटिक्स, की कुछ एग्जांपल्स, कुछ पर्सनल एग्जांपल उन्होंने दिए हैं वो लोगों की जो मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा हेल्प उन्होंने ली थी। अभी पर्सनल एग्जांपल मतलब उन्होंने अपने खुद के बारे में बात की होगी ना, और ये हुई थी जी जी पैराग्राफ में। जी पैराग्राफ में एक फिजिशियन और एक लॉयर की बात हुई थी, जिन्होंने अपना अपना किस्सा सुनाया था कि हमें कैसे मैथ्स ने हेल्प की थी, उसके बारे में बात हुई थी। कैसे? पहले हम जी पैराग्राफ के फिजिशियंस के बारे में देखेंगे। अ फिजिशियन रोड, डिसिप्लिन ऑफ एनालिटिकल थॉट प्रोसेसिंग इन मैथमेटिक्स प्रिपेयर्ड मी एक्सट्रीमली वेल फॉर मेडिकल स्कूल, कि जो उसने मैथ्स में ये एनालिटिकल थॉट के बारे में पढ़ा था, उसकी वजह से वो मेडिकल स्कूल में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाया, दैट मीन्स उसकी हेल्प होगी। लॉयर मेड द सेम पॉइंट, लॉयर ने भी सेम चीज बोली, although I had no background in law, not even political science course, I did well at one of the best law schools, कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था लॉ से, लेकिन मैंने फिर भी बहुत सबसे अच्छा परफॉर्म किया। I attribute much of my success there to having learned through the study of mathematics, कि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, जो मैंने मैथ्स के बारे में स्टडी किया था उसकी वजह से सक्सेसफुल हो पाया हूँ। दैट मीन्स कि लॉयर और फिजिशियन ने अपनी अपनी एग्जाम्पल दी, पर्सनल एग्जाम्पल के बारे में बात होगी। यहाँ से हमारा 29 का आंसर आ गया जी जी। क्वेश्चन नंबर 30th, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु ईच हैड एबिलिटीज दैट सीम्ड इनकम्पैटिबल, अभी उन लोगों की एग्जाम्पल दी है जिनके पास एबिलिटीज तो थी लेकिन वो एबिलिटीज मैच नहीं करती थी, वो इनकम्पैटिबल एबिलिटीज थी। एवरीवन सी पैराग्राफ में इसका आंसर है। सी पैराग्राफ में कैसे आंसर है जी? सी पैराग्राफ में नीचे से आपने थर्ड लाइन रीड करनी है। टू इलस्ट्रेट अवर ह्यूमन पोटेंशियल आई साइट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हु इज एन आर्टिस्ट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर था, वो अभी क्या है? वो आर्टिस्ट है। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वो क्या है? अभी सिंगर है। एक ओपेरा सिंगर था जो अभी मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है। एक मैथमेटिक्स था जो शॉर्ट स्टोरीज को लिख रहा है। दैट मीन्स कि इंजीनियर के पास क्या था? वो तो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था लेकिन वो आर्टिस्ट बन गया। ठीक है, अभी जो इंजीनियर था वो क्या था? वो तो इंजीनियर था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो सिंगर बन गया। सो हर एक इंसान के पास डिफरेंट स्किल्स थी, वो उनकी एबिलिटीज एक दूसरे से मैच भी नहीं हो रही। इंजीनियर और सिंगर हम सोच भी नहीं सकते, ओपेरा सिंगर और एक रिसर्चर हम सोच भी नहीं सकते। सो ये क्या थी? एबिलिटीज उनकी इनकम्पैटिबल थी, कंपैटिबल एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। सो यहाँ से हमारा आंसर 30th का क्या आ गया जी? सी। क्वेश्चन नंबर 31, मेंशन ऑफ डिफरेंट फोकसेस ऑफ बुक्स अबाउट मैथमेटिक्स, अभी जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लिखी गई हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, उन सभी के बुक्स के जो एम है, जो फोकस है, जो पॉइंट है, उनका सभी का डिफरेंट है। अभी इसकी बात हुई थी जी बी पैराग्राफ में। अभी हम बी पैराग्राफ में मूव करते हैं। बी पैराग्राफ में जब आप मूव करोगे तो आपको बी पैराग्राफ में पता चल जाएगा एवरीवन, फ्रॉम द लाइन नंबर लास्ट से थर्ड लाइन, आपको नीचे से थर्ड लाइन पढ़नी है। वहां पर लिखा है वहां पर लिखा है, इन दैट रिस्पेक्ट दिस बुक डिफर्स फ्रॉम मोस्ट बुक्स, की ज्यादातर बुक से ये बुक क्या है? काफी डिफरेंट है, जो मैथ्स के ऊपर लिखी जाती हैं। सम प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ कलरफुल मैथमेटिशियंस, कुछ बुक्स में क्या है? हमें सिर्फ जो मैथमेटिशियंस है, जो इंसान है, उनकी जिंदगी के बारे में पता चल रहा है। अदर्स डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, बाकी बुक्स में हमें क्या पता चलता है कि हम मैथ्स को यूज कैसे कर सकते हैं। येट अदर्स गो इनटू मैथमेटिकल प्रोसीजर्स, बाकी बुक्स क्या करती हैं? वो मैथमेटिक्स के प्रोसेस को समझाने लग पड़ती हैं। दैट मीन्स कि हर एक तरह की बुक का एम फोकस डिफरेंट है ना, किसी ने जिंदगी के बारे में बताया, किसने यूजेस के बारे में बताया, किसने प्रोसेस के बारे में बताया। सो डिफरेंट हमें वैरायटी मिली। कौन से पैराग्राफ में? बी पैराग्राफ में। यहां से हमारा आंसर आ रहा है जी 31 का, दैट इज
बी। क्वेश्चन नंबर 32, अ कंट्रास्ट बिटवीन रीडिंग दिस बुक एंड रीडिंग अदर काइंड ऑफ पब्लिकेशन। एक तो हम इसी बुक को रीड कर रहे हैं, ठीक है, एक हम किसी और तरीके की पब्लिकेशन को रीड कर रहे हैं एवरीवन। और तरीके की पब्लिकेशन कैसे होगी, लेट्स से न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, नॉवेल्स। सो ये इस तरह की बुक तो हमने रीड की है, लेकिन हमने साथ में ये चीज भी वहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसकी बात सिर्फ ई पैराग्राफ में हुई थी। ई पैराग्राफ में मूव कीजिए, ई पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन, यू विल टर्न दीज पेजेस मोर स्लोली। अगर आप ये बुक रीड कर रहे हो, आप इसके पेजेस जो है वो धीरे धीरे मूव करोगे। देन व्हेन रीडिंग अ नॉवल और न्यूज़पेपर, अगर आप किसी नॉवल को पढ़ रहे हो, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, तो आप उसको बहुत क्विक क्विक वे में उसके पेजेस को टर्न करोगे, लेकिन इसमें आप धीरे करोगे। दैट मीन्स कंपैरिजन हो गया नॉवल और न्यूज़पेपर का, एक पर्टिकुलर बुक से कंपैरिजन हो गया। ये दोनों क्या थी, ये दोनों थी पब्लिकेशंस। सो 32 का आंसर हमारा आ गया जी ई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33, अ क्लेम दैट द होल ऑफ द बुक इज असेसिबल टू एवरीवन। अभी हमने ये ऐसा एक बिलीव बनाया है कि जो सारी की सारी जो बुक है वो किसी भी इंसान के लिए अवेलेबल है, कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है, असेस कर सकता है। आंसर इसका है जी ए पैराग्राफ में। लेट्स मूव एवरीवन ए पैराग्राफ में। ए पैराग्राफ में मूव कीजिए और आपको इसका आंसर मिलेगा एवरीवन फ्रॉम द, अगर आप नीचे से रीड करिएगा, नीचे से आपको फोर्थ लाइन से रीड करना है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड एवरी स्टेप इन द रीजनिंग। लास्ट फिफ्थ लाइन से रीड करिएगा। ईच ऑफ द 8 चैप्टर्स इन दिस बुक इलस्ट्रेट दिस फिनोमिनन, कि सारे के सारे जो 8 चैप्टर्स हैं उसके बाद उसमें आपको इसके मैथ्स के बारे में पता चलेगा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड एवरी स्टेप इन रीजनिंग, कोई भी इंसान इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी इंसान इस चीज को पढ़ सकता है। अगर कोई भी इंसान पढ़ सकता है, दैट मीन्स ये हर एक इंसान के लिए इजीली एक्सेसिबल है ना, कोई भी इसको यूज कर सकता है, समझ सकता है, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन आ रहा है जी ए पैराग्राफ से 33 का हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 34, अ रेफरेंस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटेंडेड रीडर्स ऑफ दिस बुक, कि कौन से अभी हमारे पास अलग अलग तरह के रीडर्स हैं, कौन से इंटेंडेड रीडर्स हैं, कौन से रीडर्स हैं जिनको हमने सोचा कि इसको तो बुक पढ़ानी है एवरीवन। ये हमारा आंसर एफ पैराग्राफ में गिवन था। एफ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, एज आई रोट, जैसे मैंने लिखा, आई केप्ट इन माइंड 2 टाइप्स ऑफ रीडर्स। दैट मीन्स कि रीडर्स की कैटेगरीज आ गई ना, मेरे मन में सिर्फ 2 तरह के रीडर्स ही थे। दोज हु एंजॉयड मैथमेटिक्स अंटिल दे वर टर्न्ड ऑफ बाय एन अनप्लीजेंट एपिसोड। एक तो वो जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, यूजुअली अराउंड 5th ग्रेड। मैथमेटिशियन एफिलिनाडोज हु विल फाइंड मच दैट इज न्यू थ्रू आउट द बुक, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरी की पूरी बुक में कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो उनके पास हो गए 2 तरह के रीडर, 2 तरह के रीडर की बात ही एफ पैराग्राफ में। सो इंटेंडेड रीडर की बात होगी। यहाँ से 34 का आंसर आ गया एफ। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर अभी हमारे पास ब्लैंक्स है, 1 वर्ड की लिमिट है। सम एरियाज ऑफ बोथ म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स आर सुटेबल फॉर समवन हु इज दैट। कुछ जो एरियाज है म्यूजिक के और मैथमेटिक्स के, वो उस इंसान के लिए सुटेबल है जो इंसान कुछ है। आंसर इज बिगिनर, जो इंसान स्टार्ट कर रहा है बिगिनर है जी। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ओकेजनली इन सम डिफिकल्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, म्यूजिक की बात होगी। देयर आर ब्यूटिफुल बट ईजी पार्ट्स, कुछ पार्ट्स ईजी भी होते हैं। पार्ट्स सो सिंपलर अ बिगिनर कैन प्ले दैम। सो एक इतने इजी पार्ट्स होते हैं कि उसमें बिगिनर भी उसको प्ले कर सकता है। सो इट इज विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होता है कि वो बिगिनर आराम से उसको सॉल्व कर लेता है। अभी वो इंसान क्या था, वो इंसान था हु इज अ बिगिनर। यहां से हमारा आंसर 35 का आ गया जी, बिगिनर। क्वेश्चन नंबर 36, इट इज समटाइम पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एडवांस मैथमेटिक्स। कभी कभी हम एडवांस मैथमेटिक्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग नो मोर देन अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ डैश। हम क्या करेंगे, हम नॉलेज अपनी यूज करेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम नॉलेज होगी, लिमिटेड नॉलेज होगी। किसकी लिमिटेड नॉलेज होगी एवरीवन, अर्थमेटिक की। सेम ए हमने फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करना है जी, ए पैराग्राफ में मूव कीजिए। ए पैराग्राफ में लाइन नंबर 4 से थर्ड पर लिखा है कि एडवांस जो मैथमेटिक्स है वो डिपेंड नहीं करता स्पेशलाइज्ड नॉलेज के ऊपर, ना हमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसी की भी नॉलेज नहीं चाहिए। इंस्टेड दे में इन्वॉल्व एट मोस्ट अ लिटिल अर्थमेटिक। अगर हमें किसी चीज की जरूरत चाहिए वो हमें बहुत ही कम नॉलेज चाहिए, किसकी, अर्थमेटिक की। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 36 का, अर्थमेटिक। Question number 37. The writer intends to show that mathematics require dash thinking as well as analytical thinking. अभी राइटर ने बोला है कि हमें एक एनालिटिकल स्किल तो चाहिए लेकिन और तरीके की थिंकिंग भी चाहिए। आंसर फॉर दैट इज इंट्यूटिव। इसकी लोकेशन आपको सी पैराग्राफ में मिलेगी। सी पैराग्राफ में अगर आप मूव करते हो वहां पर लिखा है
और शुड आई से राइट ब्रेन इंट्यूटिव एंड लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल और न्यूमेरिकल? अभी एनालिटिकल की बात तो हुई थी, इसके साथ साथ हम और कौन सी थिंकिंग को यूज कर रहे थे एवरीवन? इंट्यूटिव थिंकिंग को। और उसकी बात एवरीवन थर्ड लाइन में भी हुई है, मैथमेटिक्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनालिटिकल और न्यूमेरिकल। सिर्फ एनालिटिकल और न्यूमेरिकल की तरफ सिर्फ हम मैथ्स नहीं लर्न कर रहे, हम इंट्यूशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। दैट मीन्स इंट्यूटिव थिंकिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। यहाँ से हमारा आंसर इंट्यूटिव आ गया। इवन आपको ए पैराग्राफ में भी लग सकता था। ए पैराग्राफ में भी लास्ट लाइन में लिखा है टू बिकम फेमिलियर विद इट्स लॉजिकल येट इंट्यूटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग। अभी कौन सी थिंकिंग है वहां पर हमारे पास? इंट्यूटिव। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी इंट्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 38। सम बुक्स रिटन बाय डैश। अभी कुछ बुक्स हैं जो किसी ने लिखी हुई हैं, हैव हैड टू लीव आउट मैथमेटिक्स। कुछ जो बुक्स हैं उसमें उन्होंने मैथ्स को ही बाहर निकाल दिया। किसने लिखे हैं वो बुक्स? वो लिखी थी जी साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट ने ऐसी बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने मैथ्स के बारे में बात ही नहीं की है। डी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से अदर साइंटिस्ट हैव रिटन बुक्स। अभी बुक्स को किसने लिखा है? साइंटिस्ट ने। उन्होंने अपनी फील्ड को एक्सप्लेन किया नॉन साइंटिस्ट को, और उन्होंने मैथमेटिक्स को ही ओमिट कर दिया, बाहर निकाल दिया। किसने जी? साइंटिस्ट ने। 38 का आंसर यहां से आ गया जी साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 39। द राइटर एडवाइजेस नॉन मैथमेटिकल रीडर टू परफॉर्म डैश वाइल रीडिंग। जब आप इस बुक को रीड कर रहे हो, राइटर ने बोला है कि आप सभी कुछ परफॉर्म करो। आप क्या परफॉर्म करो जी? आप परफॉर्म करो एक्सपेरिमेंट्स। एवरीवन ई पैराग्राफ में मूव करना है आप सभी ने। ई पैराग्राफ की लास्ट लाइन, इट मे हेल्प टू हैव अ पेंसिल। आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए, रेडी टू चेक क्लेम्स एंड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स। आप क्लेम चेक कर सको और आप क्या कर सको, क्या परफॉर्म कर सको, क्या कैरी आउट कर सको? एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर सको। सो यहाँ से 39 का आंसर आ गया जी एक्सपेरिमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन 40th। अ लॉयर फाउंड दैट स्टडिंग डैश हेल्प इवन मोर देन अदर एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। एक लॉयर ने बोला कि अगर उसने कोई चीज स्टडी की है उससे ज्यादा हेल्प मिली है बाकी एरियाज से। आंसर फॉर दिस इज थ्योरम्स। एवरीवन जी पैराग्राफ में लॉयर की बात हुई थी, फिर लास्ट थर्ड लाइन में उन्होंने लिखा है कि मेरा सक्सेस, अगर मैंने ये सब कुछ लर्न किया वो किसकी वजह से है जी? क्योंकि मैंने स्टडी किया था मैथमेटिक्स को। इन पर्टिकुलर अगर मैं स्पेशली किसी की बात बोलूं, मैंने थ्योरम्स को लर्न किया था। दैट मीन्स कि थ्योरम ने उसको सबसे ज्यादा हेल्प की है। यहां से हमारा आंसर आ गया 40th का थ्योरम्स। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। काफ़ी डायरेक्ट आंसर्स थे इसके, ये डिफिकल्ट तो रीडिंग नहीं थी बिल्कुल भी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप हमें मैसेज कर सकते हो। यू कैन कमेंट डाउन बिलो एज वेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम और भी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपके साथ। और जो डाउट्स हैं बच्चों के मेजर प्लानिंग वगैरह में, वो भी हम बहुत ही कुछ दिनों में क्लियर करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।